नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज हमारे साथ साप्ताहिक सभा में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की कंट्रीब्यूटिंग एडिटर नीरजा चौधरी जी, जो पिछले 40 साल से भी ज़्यादा वक्त से देश की राजनीति को कवर कर रही हैं, उसे करीब से देख रही हैं। और अब जबकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़र है, पूरे देश की नज़र है, तो नीरजा जी से बेहतर कौन होगा कि हम इस चुनाव का पूरा हाल उनसे लें, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव से खास तौर पर नीरजा जी का बहुत करीबी लगाव भी रहा है। नीरजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साप्ताहिक सभा में। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो अब जिसे कहते हैं कि अब तो बस पलक झपकते ही वोटिंग की तारीख भी आ जाएगी, यानी 20 नवंबर भी आ ही जाएगी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों के लिए। सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। थोड़ी बहुत खींचतान को छोड़ दें तो लगता है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले क्रैक हो चुके हैं, ऐसी अब कोई बात नहीं है। तो इस वक्त आपको महाराष्ट्र का चुनाव किसके पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है, महाविकास आघाड़ी या फिर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति? देखिए, इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर मान लीजिए 6 हफ्ते पहले, 2 महीना पहले ये बात होती तो हम कहते क्लियरली, स्पष्ट रूप से महाविकास आघाड़ी के फेवर में है। और हो सकता है कि आज भी महाविकास आघाड़ी आ, आ, का एज है जरूर। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एमवीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको याद है, 48 लोकसभा सीटों में उन्होंने 30 लोकसभा सीटें जीती थी, जबकि सरकार बीजेपी और महायुति की थी। और उसका मेन कारण था कि लोगों की सहानुभूति थी एमवीए के प्रति, क्योंकि भाजपा ने शिवसेना को भी तोड़ा था और एनसीपी को भी तोड़ा था। और जी। कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगा था लोगों को। और उद्धव ठाकरे के प्रति सिंपैथी थी, शरद पवार के प्रति सिंपैथी थी। सिंबल भी ले लिया, कोर्ट ने दे दिया। एकनाथ शिंदे जो कि ब्रेकअवे ग्रुप था उसको शिवसेना का, और एनसीपी के अजीत पवार को एनसीपी का सिंबल भी दे दिया और नाम भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी जो कि प्रदर्शित हुई लोकसभा में। और दूसरा कारण था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, कांग्रेस के बावजूद हो रहा है। ऐसा नहीं हम्म। कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की वजह से या उनके काम की वजह से, पर कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि भाजपा को नेशनली काउंटर करने के लिए एक फोर्स चाहिए, और एक ही पार्टी है जो वो कर सकती है। तो उसका फायदा, जहां जहां कांग्रेस का संगठन मजबूत रहा या विकल्प के रूप में कांग्रेस या उसका कोalition या गठबंधन दिखा, तो लोगों ने उसको फेवर किया। तो यूपी में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ। तो अब अगर उसको परिवर्तित कर दीजिए असेंबली सीट्स में, तो वाजिब है कि एमबीए को जीतना चाहिए। लेकिन लोकसभा और असेंबली के बीच में, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत फर्क होता है। बहुत अलग अलग मुद्दे सामने आ जाते हैं। यहाँ भी लोकल मुद्दे सामने हैं। अब 6 पार्टियों के 2 गठबंधन हैं, उनमें छोटी छोटी और पार्टियां भी जुड़ेंगी। और तो ये देखने लायक चीज होगी। लेकिन मेन जो गेम चेंजर हो सकता है महायुति के फेवर में, जो हम्म। उनको फायदा कर सकता है, मैं मानती हूँ एक ही गेम चेंजर है, और जी। वो है लाडली बहना योजना का जो हम्म। फॉर्मूला है, जो कि महाराष्ट्र में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसके हम्म। तहत 1500 रुपए महिलाओं को जा रहे हैं, पहुंच गए हैं उनके हाथ में। 18 से 60 साल की महिला के। और आज ही सुबह मैं बात कर रही थी किसी से सतारा डिस्ट्रिक्ट में, तो जो गांवों में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कई जगह 4500 पहुंचा है, कई जगह 7500 पहुंचा है। और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो वोट करेंगे इसकी वजह से। कई तो हम्म। कहते हैं कि भाई, ये चुनाव के लिए दिया जा रहा है, चुनाव के बाद ये लागू होगा, पैसा है इनके पास कि नहीं, कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं। और उसका श्रेय वो महायुति के बजाय वो एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं जी। अधिकतर लोग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम हम्म। अपने भाई को प्यार करेंगे या इस भाई को प्यार करेंगे जिसने हमारे बैंक अकाउंट में पैसा दिया है।
तो इसका फायदा महायुति को जरूर होगा, और ये एमबीए भी जानती है कि होगा। हम्म। तो कहाँ पानी का लेवल कहाँ आके बैठेगा, जी। इस समय कहना मुश्किल है। बहुत और भी कारण है, ऐसा नहीं कि एक ही ये कारण है, लेकिन मोटा मोटा अगर लबो लबाब लिया जाए तो इस साइड एमबीए के प्रति सहानुभूति, और दूसरी साइड लड़की बहन योजना, मोटा मोटा हम्म। ओवर सिंप्लीफाई करके कहा जाए तो ये है कहानी महाराष्ट्र की। नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि लाड़की बहन योजना की वाकई बहुत चर्चा है, 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं उससे लाभान्वित होंगी, और ये फॉर्मूला हमने मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जाते हुए देखा भी है। आपने इसी हफ्ते एक आर्टिकल जो अपना इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था मैम, आपने लिखा कि एच, एम और एस 3 फैक्टर हैं जिनके बीच में महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो झूल रहा है। एच यानी हरियाणा का रिजल्ट, एम यानी मराठा आरक्षण, और एस यानी शरद पवार। तीनों पे छोटी छोटी बात करेंगे। तो जैसा आपने कहा महायुति को एज नजर, एमवीए को एज नजर आ रहा है, तो क्या हम मान लें कि हरियाणा का नतीजा, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ी अप्रत्याशित हार मिली थी और लग रहा था कि जैसे लोकसभा का टेम्पो फिसल गया है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के हाथ से, अब वैसा नहीं है और महाराष्ट्र का चुनाव जो है अब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक आज़ाद तरीके से इंडिपेंडेंटली हो रहा है, उस पर हरियाणा की छाया नहीं है। देखिए, हरियाणा की जो सीख है, मुझे लगता है कांग्रेस ले रही है और लिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला, जबकि सीटों के बंटवारे पे चीजें अटक गई और संजय राउत को पब्लिकली कहना पड़ा कांग्रेस के खिलाफ, जो होता नहीं है। अब महायुति के अंदर भी रस्साकशी चलती रही है सीटों को लेके, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोले। शिवसेना पब्लिकली बोली कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस फिर नाना पटोले और संजय राउत के बीच में जो रस्साकशी उनके बीच में थी, और फिर उनको बाहर कर दिया गया, और शरद पवार ने एक रोल भी प्ले किया, जिससे 85 85 85 का फॉर्मूला करके थोड़ा माहौल को ठंडा किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ज्यादा रियलिस्टिक है। उनको लगता है कि हमने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया लोकसभा इलेक्शन में तीनों में से। हालांकि शरद पवार का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था, 10 में से 8 लिए, बट शिवसेना का, उधर शिवसेना का इतना अच्छा नहीं था। अ, हम्म। जबकि एकनाथ शिंदे का ज्यादा अच्छा था, 15 जी में से बिल्कुल। 7 सीटें, तो उनका अच्छा स्ट्राइक रेट था। और ये इलेक्शन ये भी तय करेगा कि कौन रिप्रेजेंट करता है शिवसेना को। उद्धव हम्म। की ज्यादा पकड़ है या एकनाथ शिंदे की ज्यादा पकड़ हो गई है, ये देखने लायक चीज है। पर वो एक अलग चीज है जो आपने कहा ना, हरियाणा का। हरियाणा में जो हुआ, वो डोमिनेंट कम्युनिटी का इतना हावी हो जाना, जो कैंपेन में और परसेप्शन में, कि हम्म। बाकी कम्युनिटीज ज्यादा कंसोलिडेट कर गई बीजेपी के फेवर में। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रदर्शन खराब था, तकरीबन तकरीबन उतना ही, 40 के करीब है, 0.7% का डिफरेंस है दोनों पार्टीज के बीच में। जी ना नहीं, और कांग्रेस की बढ़त हुई थी, पिछली बार से कंपेयर करिए तो 11% की बढ़त थी। बिल्कुल। तो लेकिन ये जो कंसोलिडेशन दिखता था, और मुझे जो दिखा था, जो ग्राउंड में जाके कुछ जगह मैं गई थी जहां, तो ऐसा लगा कि दलित तबका जो हम्म। लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ झुका था मजबूती से, कि भाई हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 पार का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल, और उसका मतलब हमारा आरक्षण खत्म। तो हम्म। वो तबका कुछ वापस गया। उसके कारण कई थे। एक तो था कि जाट हमारे सर पे आके बैठ जाएगा। दूसरा था कुमारी शैलजा की नाराजगी, और जो फैक्शनलिज्म था कांग्रेस के अंदर, कई कारण थे उसके, जिससे ये हम्म। लगता है कंसोलिडेशन हुआ है। और एक माइक्रो मैनेजमेंट तो हुआ है भाजपा की तरफ से हरियाणा का, कि इतना परसेंटेज करीब होने के बावजूद कांग्रेस का नहीं आना। स्ट्राइक रेट इतना ज्यादा बेहतर है बीजेपी का, वोट परसेंटेज बराबर होने के बावजूद। जी। महाराष्ट्र में भी मराठा एलिमेंट, मराठा फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम्म। बीजेपी को जिसकी चिंता है कि इस बार क्या मराठा उनको छोड़ के चला जाएगा। मराठा ओबीसी का पोलराइज होना
वो उनको हम्म। फायदा देगा, लेकिन सिर्फ ओबीसी से वो जीत नहीं पाएंगे। तो मराठा भी उनके साथ पहले रहा है, क्या वो मराठा इस बार चला जाएगा छोड़ के? और वो ज्यादा देख रहा है, क्योंकि ये जरांगे पाटिल ने जो एजिटेशन शुरू किया मराठा हम्म। के लिए आरक्षण का, उसकी वजह से वो एक नाथ शिंदे को कुछ दे सकता है वोटें, जी। अजित पवार को कुछ दे सकता है वोटें, अधिकतर वो जाएंगे शरद पवार, मेन मेन क्लेमेंट होगा, और कांग्रेस की तरफ। तो लेकिन शरद पवार एक बहुत मंझी हुई पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, उनको दशकों का एक्सपीरियंस है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो बारीकी से जानते हैं, वहाँ के छोटे छोटे नेताओं को वो जानते हैं। तो उनको वो गलती नहीं करेंगे जो कि हरियाणा में हुई, नंबर जी वन। बिल्कुल। बिहाइंड द सीन्स, और ये कोलिशन काफी मजबूत है, क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं इस हाँ। समय। उद्धव का भी, ठाकरे का भी बहुत हाई है, और कांग्रेस का तो रिवाइवल का वो चांस है। क्योंकि ये समझ लेने की बात है कि महाराष्ट्र इस समय सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है कि भाई 48 लोकसभा सीट्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, फाइनेंशियल कैपिटल है, पैसा यहाँ है, पॉलिटिक्स के लिए पैसा चाहिए, ये सब चीजें तो रिप्रेजेंट करता है महाराष्ट्र। लेकिन जो भी साइड महाराष्ट्र जीतेगी, उसको नेशनल पॉलिटिक्स में इनिशिएटिव सीज करने का मौका दोबारा मिलेगा। हम्म। अगर हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी महाराष्ट्र जीत जाती है, हम्म। तो वो कहेगी जो 2024 की लोकसभा इलेक्शन में हुआ वो ठीक है, एक सेटबैक था, वो कल की कहानी है। जी। सिमिलरली एमवीए को अगर जीत होती है, तो जो इनिशिएटिव उनके हाथ में आया था, कांग्रेस के हाथ में 99 सीटें जीतने का लोकसभा में, और हरियाणा की वजह से ठेस लगी है, वो इनिशिएटिव उनके हाथ में आ जाएगा। तो महाराष्ट्र उस मायने से भी, उस नजरिए से भी एक अहमियत रखता है। तो जो एचएमपी की बात की ना आपने, हम्म। हरियाणा करेगा, हरियाणा की से सीख ली है। मराठा फैक्टर होगा, लेकिन पोलराइज नहीं मुझे लगता होने देंगे कि मराठा वर्सेस रेस्ट हो जाए। यहाँ काफी खूब मजे हुए खिलाड़ी हैं इस हम्म। एमबीए की तरफ। और तीसरा, पवार जैसा मैंने कहा, क्या खेल करेंगे वो आगे जाके जी। देखने लायक चीज होगी। वो काफी क्लोजली वॉच करना चाहिए, जिसका असर हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा। बिल्कुल, आपने पवार साहब की जिस राजनीतिक कौशल की बात की, उसका नज़ारा हमें सीट बंटवारे में भी नज़र आ रहा है। 85 85 85 का फॉर्मूला फिलहाल अभी तक क्रैक हुआ है, जबकि माना जा रहा था कि शायद शरद पवार की पार्टी को 70 75 सीटें ही मिलेंगी। तो यानी वो शुरुआत में ही सीट बंटवारे में ही उन्होंने अपनी एक राजनीतिक कौशल दिखाया ही है कि वो विद इन द गठबंधन एमवीए के भीतर भी वो फायदे में नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, ये भी अब लीडरशिप का सवाल उठा, एक चीज जो महायुति के फेवर में जाती है, जो बोलते हैं, हालांकि इतना क्लियर लीडरशिप का सवाल वहां नहीं है। ये तो सबने डिक्लेयर कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी डिक्लेयर किया कि हम इलेक्शन हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जी। लेकिन ये क्लियरली नहीं कहा गया कि आगे जाके अगर हम जीतते हैं तो शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, इस हम्म। स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। हालांकि शिवसेना के लोगों से बात करी तो टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी कहते हैं कि ऐसा नहीं, भी तो नहीं कहा गया, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। तो उनको फ्रंट रनर ही मानते हैं सीएम शिप का। अब ये होगा कि नहीं, देखने लायक चीज होगी। वो भी सीटों की लड़ाई में काफी बार्गेनिंग उनकी मजबूत रही है शिंदे की, और उन्होंने सिचुएशन को संभाला भी है। जिस तरह हम्म। से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सामने लाए हैं, कई मायने में उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई है। इस साइड महा एमबीए के साइड लीडरशिप क्लियर नहीं है। उद्धव ठाकरे चाहते थे उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। कि कहा गया कि जिस जिस तबके का सबसे ज्यादा नंबर होगा, उसकी लीडरशिप होनी चाहिए। तो इस चीज को पवार ने भी मान लिया और छोड़ दिया है। अब क्या उद्धव ठाकरे बनेंगे चीफ मिनिस्टर, हम्म। क्या? और उनके लिए बहुत जरूरी है, ये एक महत्व रखता है कि उनको लगता है कि उनके लिए एक विंडिकेशन ऑफ ऑनर होगा। जी। को जिस तरह से ह्यूमिलिएट करके हटाया गया, उनके लिए एक ये सवाल
अहमियत रख रहा है। बिल्कुल। दूसरा, अगर कांग्रेस सबसे बेहतर प्रदर्शन करती है, अब फाइनल सीटों का आंकड़ा क्या होगा? कांग्रेस 125 मांग रही थी, शिवसेना चाहती है उनको सीमित कर दिया जाए 100 के अंदर जी। 100 तक, 100 और के अंदर जी। उनको भी 100 मिले और एनसीपी को मिले, और बाकियों के लिए भी 8-10 तो छोड़ने पड़ेंगे, तो कैसे ये हम्म। मैनेज होगा, देखने लायक चीज होगी। लेकिन अगर कांग्रेस के सबसे ज्यादा आते हैं, जी। कौन सीएम बनेगा? और अगर मान लो एनसीपी सिंगल लार्जेस्ट हो जाती है, स्ट्राइक हम्म। रेट का इतना बेहतरीन हो जाता है, तो क्या सुप्रिया सुले फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ये बन बहुत ही सकती हैं क्या? इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मैम एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, चूंकि आपने उद्धव ठाकरे की बात की, तो सीएसडीएस लोकनीति ने एक अभी सर्वे किया था जो सितंबर के आखिरी वीक में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बीच में उन्होंने किया था। उसमें उद्धव ठाकरे, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों या बाकी नेता हों, सबके मुकाबले सीएम की पहली पसंद है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वो सर्वे तो ये भी कह रहा है कि मुस्लिम वोटरों के अंदर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को लेकर एक आकर्षण बढ़ रहा है, वहां वो लीड ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये उद्धव ठाकरे को लेकर कंफ्यूजन कहीं ये एमवीए के लिए एक माइनस पॉइंट तो नहीं बन जाएगा? देखिए, मुझे लगता है एमबीए की जो बेस है ना, हम्म। उसमें शायद लीडरशिप का इतना महत्व ना हो। जी। वहां कौन बनेगा? हाँ, उद्धव, ऐसा कहा जाता है, जो फीडबैक था कि उद्धव ठाकरे जब राहुल गांधी को मिले थे तो उन्होंने हाँ। लीडरशिप का सवाल उठाया था, और राहुल गांधी ने कहा था कि बनेंगे तो आप ही, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हम्म। इलेक्शन से पहले। अब ये अश्योरेंस दिया कि नहीं, बट रिपोर्ट्स थी कि ऐसा है। एक और सिनेरियो, उद्धव ठाकरे को लोग मान इसलिए रहे, आपकी बात बिल्कुल सही है, कई मुस्लिम से मैंने बात की है जो कि उद्धव ठाकरे को पसंद करते हैं। हम्म। उनका हिंदुत्व का भी प्लान है, जो वो चाहेंगे कमजोर नहीं हो। जी। बीजेपी चाहेगी कि प्रो मुस्लिम करके एक हिंदू को उनसे थोड़ा अलग कर दिया जाए। अब वो चीजें मैनेज करने वाली होंगी, लेकिन कोविड के दौरान उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप थी, उसको भी मिडिल क्लास ने पर्टिकुलरली बहुत पसंद किया था। बहुत लोगों हम्म। ने कहा था बहुत खूबी से उन्होंने बहुत मुश्किल स्थिति को हैंडल किया। तो उनकी लीडरशिप का सवाल तो सामने है ही। मान लीजिए, कई लोग जो पूछते हैं, और मैं ये उठाना चाहूंगी, मान लीजिए शरद पवार अपनी पार्टी को मर्ज करते हैं कांग्रेस के अंदर। हम्म। ये उन्होंने मुझे कहा था लोकसभा कैंपेन के दौरान, एक इंटरव्यू में बिल्कुल। कहा था कि अगले साल में जनरल बात कर रहे थे वो, जी। अगले साल 1.5 साल में बहुत पार्टियां, अपने रीजनल पार्टीज अपने को क्लोजली एसोसिएट करेंगी कांग्रेस के साथ, कांग्रेस। और उनमें से कुछ चाहेंगी अपने को मर्ज करना भी हम्म। कांग्रेस के अंदर, विकल्प तैयार करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी पार्टी से मुझे बात करनी होगी, पर उन्होंने ये बलून छोड़ा था। तो जी। क्या वो आगे जाके ये कर सकते हैं? क्योंकि वो हम्म। चाहेंगे कि सुप्रिया सुले का सक्सेशन तो का जो बैटल है वो तो खत्म हो गया ना एनसीपी हम्म। के अंदर। अजीत पवार बाहर चले गए। बिल्कुल। अगर उन्होंने पहल की भी, और कुछ उनकी स्टेटमेंट से लगता है कि, पर उनको वापस लेने की तो बात नहीं हो रही है एनसीपी में, तो वो सक्सेशन बैटल विद इन एनसीपी तो खत्म है। लेकिन शरद पवार चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले अच्छी मजबूती से पॉलिटिकल जो उनका रोल होगा आगे जाके, उसमें वो फॉर्म अप हो जाए। जी। तो ये बहुत चीज डिपेंड करेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं, क्या आंकड़े होते हैं, किसको कितना मिलता है, तब पॉलिटिक्स शुरू होगी क्या। लेकिन हम लोग तो सिर्फ स्पेक्युलेट ही कर सकते हैं इस समय कि कौन हो सकता है। कांग्रेस के अंदर लोग चाहेंगे अगर हमारी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं तो हम में से कोई बनेगा, उसमें तो बहुत दावेदार हैं।
बिल्कुल। हमने मराठा आरक्षण की बात करते समय मैम आपने बताया कि किस तरीके से ये एक कंसोलिडेशन ओबीसी का हो सकता है जिस तरह, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में जाति का फैक्टर इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली देखा जा रहा है। जो बात बीजेपी कर रही है माधव फैक्टर की, यानी माली, धनगर और वंजारा, जिसका जिक्र आपने भी किया था। लेकिन एक और मैं यहाँ पे इस सवाल के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जोड़ दूं कि सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में मराठाओं के मामले में भी महायुति फायदे में नजर आ रहा है। वो सर्वे कह रहा है कि 18% एज है महायुति को मराठाओं का वोट मिलने के मामले में। तो मराठाओं का वोट भी उन्हें मिल रहा है और वो जातियों की गोलबंदी भी, जो कि एंटी मराठा है, वो भी अपने पक्ष में कर लेंगी। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, अगर मराठा का सब्सटेंशियल तबका चला जाता है महायुति के पास, उसका कारण होगा क्योंकि जरांगे पाटिल मराठवाड़ा में तो बार बार फडणवीस को अपने अटैक में ला रहे हैं। वो शिंदे के बारे में बात नहीं करते, वो अजीत पवार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को अपना टारगेट बना रहे हैं। और उनको मराठा हेटर भी कहा गया है। उन्होंने रोड़े डाले मराठा आरक्षण के मुद्दे के पे, तो कई चार्ज उन्होंने लगाए हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि मराठा बीजेपी से खिसक सकता है। पर अगर उसका मेकअप भरपाई शिंदे की लीडरशिप या अजीत पवार की लीडरशिप एरियाज में करती है, और कंसोलिडेशन ओबीसी वर्सेस मराठा तो हो रहा है, उसमें दो राय नहीं है, कई जगह हो रहा है, तो फिर तो, और फिर सोशल वेलफेयर अगर इनके साथ जाता है, फायदा करता है, तो फिर एमबीए को प्रॉब्लम होगी। फिर जी एमबीए की जो कास्ट एक्सेस तो बहुत क्लियर रहा है, जिसका फायदा उनको मिला था लोकसभा में भी, और पुराने जमाने में कांग्रेस को मिला करता था। वो यही है, मराठा, मुस्लिम और महार जी बुद्धिस्ट बिल्कुल। में जो है तबका, और वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन रहा है। और एमबीए चाहेगी कि महार बुद्धिस्ट लोकसभा में ये एमवीए के फायदे में रहा था, ये कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हैं। के फायदे में रहा था। लेकिन महायुति चाहेगी कि जो नॉन महार बुद्धिस्ट तबका है, दलितों में मतंग और भी कास्ट हैं, वो उनके साथ जाए, और उनको विन ओवर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। तो ओबीसी एक तबका, दलित का, अगर मराठा का एक चंक उनके साथ रहता है, तो जैसे स्थिति आज जो है ना, अगर आप कह नहीं सकते कौन जीतेगा, एमबीए का एज होना चाहिए, लेकिन अगर स्थिति है तो एक टक्कर की स्थिति है महाराष्ट्र में। बिल्कुल एक टक्कर की स्थिति है। हालांकि मैं ये सवाल आपसे आखिर में पूछता ही कि फाइनल टेक आपका क्या है, कौन जीतेगा। तो आपका ये मानना है कि टक्कर की स्थिति है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी इस चुनाव को बाकी बचे हुए दिनों में भी एक दिशा दे सकते हैं, और महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी किसके पक्ष में ये जाएगा, ये हर दिन शायद हमें देखने को मिलेगा कि ये परिस्थितियां बदल सकती हैं। दोस्तों, जैसा नीरजा जी ने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में जो जीतेगा वो राष्ट्रीय राजनीति में 2029 के चुनावों के लिए भी और आने वाले दिनों की पॉलिटिक्स के लिए भी उसे एक एज मिलेगा, उसे एक फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए ये बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहें एनडीए, और कांग्रेस की अगुवाई वाले एमवीए, और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही डू और डाई, जीने मरने का सवाल है ये चुनाव। नीरजा जी, आपने इस चुनाव के तमाम पहलुओं पर विस्तार से हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ अपने विचार साझा किए और हमें एक बड़ी स्पष्ट तस्वीर दी कि फिलहाल ये चुनाव कहाँ खड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे चुनाव और जोर पकड़ेगा, हम आपसे बात करने की और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। आज आप हमारे साथ आई, साप्ताहिक सभा की आपने मेहमान बनना स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल के लिए नमस्कार।